नमस्कार। आप देख रहे हैं दयाशंकर मिश्रा ऑफिशियल। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम जबलपुर की यात्रा में हैं और जबलपुर से आगे होते हुए हम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं। इसके पहले हम भोपाल से जबलपुर की ओर आए हैं। आज हमारे साथ यहाँ जबलपुर में कौन सी कॉलोनी है राकेश जी? धनवंतरी नगर। जबलपुर के धनवंतरी नगर में इस वक्त हम हैं और यहाँ के नागरिक राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। और राकेश जी से हम बात कर रहे थे तो हमने इनसे पूछा कि चुनावी माहौल कैसा रहा और क्या कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस तरह से एक तरफा जीत हासिल की है। तो राकेश जी ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमसे थोड़ी देर पहले कही। अब एक बार राकेश जी मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप बताएं जो बात आप कह रहे थे कि ना तो बीजेपी ने प्रचार किया और ना ही इस बार कांग्रेस ने प्रचार किया। चुनाव का माहौल ऐसा रहा कि बीजेपी वाले सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे, उन्होंने प्रचार नहीं किया, और कांग्रेस वाले सोच रहे थे हम हार जाएंगे, उन्होंने प्रचार नहीं किया। मतलब पहले तो लोग आते थे कंप्लीट लेके, किसी यहाँ कोई नहीं आया कंप्लीट लेके किसी भी पार्टी का, मतलब कहीं ना घूमते नहीं थे हमें जबलपुर। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ना बीजेपी का प्रचार आपको दिखा ना कांग्रेस का प्रचार दिखा। अच्छा, इसकी तुलना अगर हम 2014 से करें, आप तीनों लोकसभा चुनाव से इसी जगह रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं। तो 2014 में भी क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लोग आते थे, मतलब प्रचार करने आते थे, तो दोनों पार्टी के लोग प्रचार करने आते थे, तो इस बार कोई नहीं है। 2019 में भी ऐसा नहीं था? 2019 में भी ऐसा नहीं था। यानी एक यह ऐसा चुनाव था जिसमें कोई राजनीतिक रूप से कोई सक्रियता किसी की नहीं थी। बिल्कुल सक्रियता नहीं थी। तो जब सक्रियता नहीं दिखी तो इसका मतलब है कि मुद्दे भी नहीं नजर आए, किसी ने कोई मुद्दा पिच करने की कोशिश नहीं बस की। मुद्दा यही था कि हम जीत जाएंगे, मोदी मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, मोदी को वोट देना है, वो सही मुद्दा था, है ना। तो आप कह रहे हैं कि जबलपुर में मोदी ही मुद्दा था। बस वो आप आसपास के इलाकों में भी जाते हैं, जबलपुर से जो सटे हुए इलाके हों या मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में? बहुत लोग आते हैं, मिलते जुलते रहते हैं लोगों से, तो उनसे यही पूछा कि भाई वोट किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, है ना। तो लोग भी बोलते हैं कि बस मोदी को देना है ना, वो मोदी था, है ना, और कोई मुद्दा नहीं था कि भाई। आपको कहीं ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई आदमी आपसी बातचीत में काउंटर करे कि नहीं हम मोदी को नहीं देंगे या मोदी नहीं है तो कोई और है, ऐसी कोई ये बातचीत लोग सुनते कहने हैं में आप? डरते हैं, मतलब ये जैसे मान लो हम मान लो विरोध करें कि हम मोदी वोट नहीं देंगे, तो लोग मतलब एक घृणित दृष्टि से देखते हैं, है ना, घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि ये मतलब मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति है, मतलब इस टाइप का लोग। यानी अगर आप मोदी का विरोध कर रहे हैं तो राकेश कुमार की जगह आप कोई मुस्लिम व्यक्ति हैं, हाँ, लोग ऐसा मान लेते हैं? हाँ, तो मतलब मतलब अंदर लोग हैं ऐसा फील कराते हैं कि जो बहुत समाज के बहुत बेकार व्यक्ति हैं। ये मतलब आप समाज के लिए सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, आप मुसलमानों के पक्षधर हैं, हिंदू विरोधी हैं। हाँ, उन्होंने हिंदू के लिए क्या काम किया, वो बुलडोजर यूपी मार देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हिंदू विरोधी हम हो गए, मतलब ऐसा है कि हमने मोदी के विरोध में कुछ बोला। मोदी का विरोध करना, कुल मिला के आप कह रहे हैं कि हिंदू का विरोध करना है। हिंदू को विरोध करना है। आप राकेश जी क्या काम करते हैं? हमारा पैथोलॉजी का काम है। पैथोलॉजी के काम में तो आप अलग अलग धर्म के लोगों से, अलग अलग मजहब के लोगों से मिलते होंगे, लोग आपके पास आते होंगे, तो उस दौरान आपकी बात होती होगी लोगों से, तो उसमें भी आप महसूस करते हैं? कोई वहाँ तो भाई हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन सब आते हैं, तो हमसे सब बहुत भाईचारा से बात करते हैं। तो मतलब अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती कौन हिंदू कौन मुसलमान। हमें जो है पर्सनली कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कोई फीलिंग नहीं आती, सब हम आदमी को जैसे होते हैं। लेकिन आपको फीलिंग नहीं आती, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। ये तो बिल्कुल मोहब्बत के जिसको राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, और आप ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन अलग अलग समाजों में जब आप उठते होंगे, अपनी बिरादरी में, अपने दोस्तों में, अपनी कॉलोनी में, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि मोदी का विरोध करना मतलब हिंदू का विरोध करना? बिल्कुल 100%। जैसे हम लोग सोसाइटी में बैठते हैं अपने, तो 10 लोग बैठे हुए हैं तो चर्चाएँ करते रहते हैं। तो कहीं मान लो हम
मोदी की कुछ चीज़ों का मालूम होते हैं कि भाई जैसे अभी नीट का घोटाला हुआ और बेरोजगारी ऐसे बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और वो लोग भाई कोई मालूम उन लोग क्या चला देते। ये आपके अभी एक खबर पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे आपके यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर मंडला है, वहाँ 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं और उन पर केवल अभी आरोप लगा है कि उनके घर में गाय का मांस था। अभी जांच की पुष्टि नहीं हुई, अभी नमूने हैदराबाद भेजे गए, लेकिन उनका घर तोड़ दिया गया। ये गलत है भाई। किसी घर में मान लो 10 लोग हैं, तो एक व्यक्ति मान लो कि नालायक हो गया या कोई बेकार व्यक्ति निकल गया, उसकी सजा पूरे घर वालों को कैसे दे सकते हो आप? बस किसी के घर की मेहनत पर बनता है, बुलडोजर चला दोगे क्या भाई? न्याय मतलब बुलडोजर नहीं है। आप पहले कानूनी कार्रवाई कीजिए, कोर्ट जाइए, कचहरी है, जो वहाँ से न्याय होगी। आपको क्या अधिकार है किसी का मतलब ऐसा न्याय देने से कि बुलडोजर चला दो, घर गिरा दो? तो उसके घर में छोटे बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, इसका ध्यान मतलब रखना चाहिए। राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत खूबसूरत बात है, हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि न्याय का बुलडोजर से कोई संबंध नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं, वह तय करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हमने बुलडोजर को एक हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया है। भारत तालिबान नहीं है कि आप वहाँ पे किसी ने गलती की कत्ल कर दो, किसी ने गलती की तो कोड़ियाँ मार दो। मतलब भारत है ये, मतलब इसकी एक अलग संस्कृति है, यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप जब अपनी मीटिंग में, अपनी कॉलोनी में, अपने दोस्तों के बीच भी ये बात कहते हैं कि भारत तालिबान नहीं है, भारत में न्याय व्यवस्था है, या आप ये कहने की हिम्मत कर पाते हैं कि आप कई बार सोचते हैं कि चलो जाने दो? नहीं कर पाते। नहीं, आपकी ईमानदारी की मैं दाद दूंगा कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत बिल्कुल सोचता हूँ कि भाई अपना देश सबको मिलकर चलेंगे, भाई हमारा भारत आगे बढ़ेगा, सब आपस में लड़ते रहेंगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तो हमें जो है भारत की बर्बादी से बचाने के लिए सबको एक सामंजस्य रहना चाहिए। राकेश जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी नागरिक बोध की इस समय देश को ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारत में इस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की आलोचना करना या नरेंद्र मोदी को कि किसी चीज़ पर सवाल उठाना, किसी फैसले पर सवाल उठाना, इसका मतलब है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलना। नरेंद्र मोदी को धीरे धीरे भारत में एक सांस्कृतिक पुरुष बना दिया गया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनको लाया जा रहा है जो लगभग ईश्वर के समीप बताया जाता है, जिसकी आलोचना नहीं हो सकती है, मोदी पर कोई बहस नहीं हो सकती है। गोदी मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। क्या आप कोई चैनल देखते हैं या आपके मन में है कि कोई चैनल ठीक दिखाता है, या आप मीडिया को गोदी मीडिया ही मानते हैं? हमें तो न्यूज़ 24 देखे हैं तो उसमें कुछ थोड़ा ठीक दिखाया है, मतलब बाकी चैनल तो हमें समझ में नहीं आते नहीं। तो अभी भी आप क्या देखते हैं वो चैनल, या आपने देखना बंद कर दिया? कहीं मनोरंजन की दृष्टि देख लेते हैं। अच्छा, मनोरंजन की दृष्टि से आप गोदी मीडिया को देखते हैं, हाँ। समाचार की दृष्टि से नहीं? केवल मनोरंजन की दृष्टि से लड़ते रहते हैं लोग, तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बहुत थोड़ा बहुत देखते हैं। हमें तो भाई मेनली यूट्यूब वगैरह में जो न्यूज़ सुननी होती है मनपसंद, यूट्यूब हमारा फेवरेट है न्यूज़ सुनने के लिए। यूट्यूब में ही न्यूज़ सुनते हैं। यूट्यूब में किसको देखते हैं? यूट्यूब में बस ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ध्रुव राठी को कभी आपने देखा? हाँ, ध्रुव राठी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उनका सुना है ध्रुव राठी। तो मैंने यूट्यूब में जो भी है, रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार का बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मतलब कई बड़ी बातें करते हैं, है ना। जयशंकर मिश्रा जी के वीडियो सुनते रहते हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मतलब उनको कितना, राहुल गांधी को बदनाम करने की कितनी सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं। मतलब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ा व्यक्ति, होशियार होकर भी वहाँ से पास हुआ, है ना। इंजीनियर की कैसे पास होता है, छोटा मोटा विश्वविद्यालय तो है नहीं। और एक चीज़ मेरे को यही बोलनी है कि जैसे आपने विश्व का सबसे अच्छा मंदिर बनवा दिया अयोध्या से, तो मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि विश्व का सबसे सुंदर यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत बात है ना, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, यदि ये एक आध चीज़ें बनवा दें तो मतलब हमें इससे बहुत खुशी होगी, भाई मोदी ने कुछ कर दिया। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व गुरु, हाँ, विश्व गुरु कैसे बनेगी बिना विश्वविद्यालय के? हाँ, एक विश्व गुरु बनना है तो विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा। पहले अपने पास नालंदा विश्वविद्यालय था, कितना बड़ा था, उसका बहुत बड़ा नाम था। इस टाइप कुछ विश्वविद्यालय वगैरह होने चाहिए, मेरा जो सोचना है ऐसा है। नहीं, राकेश जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अयोध्या में सबसे बड़ा मंदिर का जब आप दावा करते हैं तो ये एक ऐसा काम है जो सीमित करता है कि आपने मंदिर बनवा दिया, ठीक है, उसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन आप मंदिर के आधार पर, मंदिर की बुनियाद पर भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। विश्व गुरु बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं, लोगों को अच्छी सेहत देने के लिए ज़रूरी है कि आप अस्पताल बनाएं, और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर जो आपने धर्म के लिए बनाने का आप दावा करते हैं, उससे नफरत ना फैले। हम सब मोहब्बत के देश में हैं। मंदिर बनाए, एक से एक मंदिर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो इस समय ये देखते हैं कि फला जगह मंदिर, फला जगह मंदिर, फला जगह, मेरे को ये सुनने नहीं आता कि फला जगह भी विश्वविद्यालय, फला जगह भी विश्वविद्यालय, फला जगह भी मतलब हॉस्पिटल, हमें सुनने में नहीं आता है। हम जो पेपर वगैरह में देखते हैं तो उसमें हमें यही देखने में आता है कि आज यहाँ फला जगह मंदिर का नामपत्र बना है, जो सब बने, बहुत अच्छी बात है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके साथ साथ में फलाना यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, बहुत बड़ी बनी, कुछ ऐसी चीज़ें हों तो मतलब। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया है, बाद में अभी कुछ समय पहले दिखाया गया कि वहाँ तो एम्स का काम भी शुरू नहीं हुआ। इसी तरीके से दावे किए जाते हैं कि इतने विश्वविद्यालय बनाए, इतनी चीज़ें बनी, अच्छा, लेकिन वो कभी देखने में नहीं आता। हाँ, एक चीज़ मेरे को ये भी है, बोलते हैं हमारा देश डिजिटल का पूरा हो गया है, तो डिजिटल हो गया पूरा अपना देश, तो गूगल क्या हमारे यहाँ का है, फेसबुक क्या हमारे यहाँ का है ना। जैसे चीन में है, चीन में सब उनका पर्सनल है, गूगल वहाँ नहीं चलते हैं। तो आप कैसे मतलब अपने आप बोलते हैं कि हम डिजिटल हो गए? भाई आपने उस विषय में क्या किया? क्या आपने गूगल जैसा कोई अपना नेटवर्क बनाया? और पेटीएम जैसी कंपनी खुद आरबीआई के राडार पर आ गई, पेटीएम अपना काम समेट रही है, पेटीएम पर इतने आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपना खुद क्या बनाया? खुद क्या बनाया? जैसे मान लो कि जैसे कांग्रेस सरकार थी, तो उसमें कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाए, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, एम्स बनाए, एम्स की उन्होंने एक रचना करी, एम्स हो गया, IIT उन्होंने कल्पना करी, है ना। और जब इसरो जैसी संस्था की उन्होंने कल्पना करी। आपने ऐसी कौन सी संस्था बनाई है कि जो मतलब इसरो के टाइप की हो या अपना IIT टाइप का हो, जो भारत को आगे ले जाने का काम करे? भारत को आगे ले जाने के लिए आपने ऐसी कौन सी संस्था बनाई? एक आध संस्था है कि हमें आप बता दें तो बहुत खुशी की बात होगी, ऐसा है ना। तो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को जानने समझने की हमारी यात्रा भोपाल से शुरू हुई, और इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश में लगभग 15 दिन बिता चुके हैं, 15 से ज़्यादा दिन। और अभी हम जबलपुर से आगे बढ़ेंगे मंडला की ओर, और मंडला से आसपास के ज़िलों में जाते हुए फिर हम रीवा तक जाएंगे, जहां हमारी यात्रा समाप्त होगी। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, जिसे कभी शांति का टापू कहा जाता था, कैसे वहाँ घर घर में हिंदुत्व को बहुत ही शांति से, एक तरीके से मैं कहूँगा कि स्थापित कर दिया गया है। या जैसा राकेश जी आप बता रहे थे कि लोगों के मन में एक बात घर कर गई है कि मोदी नहीं तो कुछ नहीं, मोदी ही अंतिम विकल्प हैं और मोदी की आलोचना नहीं की जा सकती है। हमारे दर्शक जानते हैं कि हम हर उस चीज़ की आलोचना करते हैं जो लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। एक बार फिर हमसे बात करने के लिए राकेश जी आपका शुक्रिया। और आप जैसे नागरिक देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, और भारत की एक जो सामूहिक साझी विरासत है, जो भारत में एक प्रेम है, और जो तहजीब हमारी मिली जुली संस्कृति है, आप जैसे लोग अगर उसको बढ़ावा देते हैं तो तभी ये देश बनता है। नमस्कार।